हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माय नेम इज विशाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सूत्र। इंडियन ज्योग्राफी की जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और भारतीय प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रखा है जिसका हम पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड पार्ट प्रायद्वीपीय पठार के अंदर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने पहले वाला टॉपिक का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले वाला एक बार टॉपिक का वीडियो देख के आ जाइए, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पठार वगैरह किस प्रकार बने हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हमें रीड करना है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर फैला हुआ है। छोटा नागपुर का पठार से दो नदियाँ मुख्यतः निकलती है। पहली का नाम है दामोदर नदी और दूसरी का नाम है स्वर्णरेखा नदी। आपको दोनों का ही नाम याद करना पड़ेगा, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार के बीचों बीच एक अपने भ्रंश घाटी से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के अंदर मिलती है। देखो, अगर ये देखो ये छोटा नागपुर का पठार है इधर, तो इसके बीचों बीच से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दामोदर रिवर। ठीक है, और ये पूर्व की तरफ बहती है इस तरफ, तो वो ज़्यादा अंदर नहीं है। इधर कोलकाता के अंदर हुगली नदी है, उसके अंदर ही जाके मिल जाती है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार स्थित है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। आगे बताता हूँ एक बार। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी के तट पर ही झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। इस क्षेत्र में बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, इसमें से सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तर कोयल, दक्षिण कोयल और बराकर नदी। ये नदियां इंपॉर्टेंट है जो इस क्षेत्र में बहती हैं, झारखंड व पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है। पहला है हजारीबाग का पठार और दूसरा है रांची का पठार। जो आपका रांची का पठार है, दामोदर नदी के उत्तर में कौन सा भाग है? आपका हजारीबाग का पठार। ठीक है, और इसके दक्षिण में कौन सा भाग है? रांची का पठार। इधर रांची का पठार है और इधर हजारीबाग का पठार है। ठीक है, और इसके जो छोटा नागपुर का पठार है ना, इसी इसके बीच में से दामोदर नदी बहती है। ठीक है, हजारीबाग का पठार यह दामोदर नदी के उत्तर में स्थित है, ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, और इस पठार में पारसनाथ पहाड़ी जैसी पृथक पहाड़ियां शामिल होती हैं। पृथक का मतलब होता है पार्श्वनाथ जैसी अलग अलग पहाड़ियां देखने को मिलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट है रांची का पठार, जो कि आपका छोटा नागपुर के दक्षिण में स्थित है। यह दक्षिण घाटी में स्थित है। पठार कैसा है? ढलानदार है, जिसको मोनाडेनास्क व चक्राकार पहाड़ियां हैं। इसके कुछ क्षेत्र में ये पहाड़ियों के नाम है। ठीक है, और इस पठार का पश्चिमी भाग पटास व मेसस से बना हुआ है, जो लेटराइट से ढके हुए, लेटराइट मिट्टी है। ये पत्थर है पटास और मेसस, और ये कौन सी मिट्टी से ढके हुए हैं? लेटराइट मिट्टी से। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ी छोटे नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। अगर आप देखो इस मैप में देखो, तो यहाँ पे उत्तरी पूर्वी यहाँ का किनारा बता रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, नेपाल के नीचे इधर वाला किनारा। ठीक है, ये मुख्यतः बेसाल्टिक लावा से बनी होती है। कौन सी? इसकी राजमहल की पहाड़ियाँ। हाँ, आपको यहाँ तक आपने छोटा नागपुर पढ़ा। छोटा नागपुर के अंदर कुछ ज़्यादा रीडिंग करने का भी नहीं है और जितना आसान भी नहीं है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर फैला हुआ है। इसमें से दो मुख्य नदियाँ निकलती है, पहली है दामोदर, दूसरी है स्वर्णरेखा। उत्तर की तरफ है हजारीबाग का पठार और दक्षिण की तरफ है रांची का पठार। इतना ध्यान रखना है। और झारखंड रांची कौन सी नदी के किनारे पर है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर है। ठीक है, यहाँ पे बहने वाली कुछ मुख्य नदियाँ हैं, जिनमें से सोन नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल व बराकर नदियाँ इस क्षेत्र में प्रमुख बहने वाली नदियाँ हैं। दो पठार है, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार। हजारीबाग का पठार उत्तर में है, जबकि रांची का पठार दक्षिण में है। और राजमहल की पहाड़ियाँ छोटे नागपुर के पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है। आपको इतना याद करना है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के अंदर। अब आता है मेघालय व शिलांग का पठार। मेघालय की राजधानी ही शिलोंग है। ठीक है, तो शिलांग का पर्वत स्वतंत्र पठार न होकर प्रायद्वीपीय भारत के पठार का एक हिस्सा है। भारत के अंदर प्रायद्वीपीय पठार जितना है उसका ही एक हिस्सा
ये भी है, कौन सा है, मेघालय का पठार, या जिसको शिलांग का पठार भी कहा जाता है। शिलांग का पठार अवस्थित हिमालय के समीप है। हाँ, क्योंकि इसके जो मेघालय है, मेघालय के ऊपर नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में से हिमालय पर्वत माला जाती है, ठीक है। तो इसके दक्षिण में कौन सा है, मेघालय का पठार। जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर मैदानी क्षेत्रों में अवसादों को पाट देती है, यानी फैला देती है, तो इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। जलोढ़ निक्षेप का मतलब है कि हिमालय वाले क्षेत्रों से जब नदियाँ बहकर कौन सा समतल क्षेत्र में आती है, तो वह उधर क्या होता है कि वो अपने मिट्टी वगैरह डालती है, जिसके कारण वो क्षेत्र जलोढ़ क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और जलोढ़ निक्षेप के आधार पर 5 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ तो आपको मेघालय शिलांग के अंदर देखने को मिल जाएगी। मिक्री और रेगमा, ये दोनों पहाड़ियाँ आपको असम के अंदर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। शिलांग के पठार के अंतर्गत शामिल होने वाली गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ी मेघालय राज्य में सम्मिलित है, बिल्कुल राइट है। मिक्री व रेगमा पहाड़ियाँ शिलांग के पठार के अंतर्गत तो आती हैं, इस पठार की तो है, लेकिन ये असम राज्य के अंदर आती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्मा नहीं दिखा रखा, इधर जो है देखो, इधर लिख रखा है गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स इस तरफ, ठीक है। और शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक, मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। देखो शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नोकरेक, इधर है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही होगी नोकरेक, ओके। अब आता है इस पॉइंट में गारो की जो हाइट है वो है 900 मीटर। खासी और जयंती पहाड़ियों की जो हाइट है वो आपकी 1500 मीटर। मिक्री और रेगमा की जो पहाड़ियाँ उनकी हाइट है 700 मीटर। अब आते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी। देखो मध्य प्रदेश के अंदर विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं, और अरावली और विंध्या के ऊपर इधर मिडल में है मालवा, ठीक है, और इधर है मारवाड़। मालवा और मारवाड़ दोनों ही अलग है। मालवा के दक्षिण में विंध्या पर्वत श्रेणी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि किसके दक्षिण में है, मालवा के दक्षिण में। देखो विंध्या पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। विंध्या पर्वत श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में हुआ है। विंध्या जो पर्वत है वो पूर्व में इसको भांडेर की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मतलब होता है कि इस वाले क्षेत्र को, जिधर मैं मैप में रेड कर रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र के अंदर पहाड़ियों को भांडेर की पहाड़ी या कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्या पर्वत के दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है। नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां स्थित है। बिल्कुल इजी सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोला है किसने, विंध्या पर्वत के दक्षिण में, क्योंकि ये विंध्या पर्वत है, इधर मान लो ये विंध्या पर्वत है, विंध्या पर्वत के दक्षिण में इधर को रेड हो रहा है, इधर को कौन सी घाटी है, नर्मदा भ्रंश घाटी, मतलब इधर से नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी के जो भ्रंश घाटी के दक्षिण में कौन सा है, सतपुड़ा पर्वतमाला। और सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है ताप्ती नदी, ठीक है। देखो जो सतपुड़ा पर्वत है ना, उसके दक्षिण से कौन सी है, ताप्ती भ्रंश घाटी। ताप्ती भ्रंश घाटी का मतलब होता है कि इधर से ताप्ती नदी बह रही है, ओके। और मिडल से विंध्या और सतपुड़ा के मध्य से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी। और दोनों ही नदियां कहाँ मिलती है, अरब सागर में, जिसको खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको विंध्या पर्वत श्रेणी के अंदर याद करना था। विंध्या पर्वत श्रेणी और दक्षिण में इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मध्य में से नर्मदा और उसके सतपुड़ा के दक्षिण में से ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। अब आगे आते हैं सतपुड़ा, जो आपने यहाँ पे पीछे पढ़ा है, सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा क्या है, एकमात्र ब्लॉक है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, दो भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित पर्वत को ब्लॉक कहते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा था, दो पर्वतों के देखो इधर दिखाता हूँ, दो भ्रंश घाटियों के मध्य में स्थित पर्वत को, भ्रंश घाटी किधर है, इधर तो नर्मदा भ्रंश घाटी है और इधर ताप्ती, ठीक है। तो बीच में कौन सा पड़ता है, सतपुड़ा पर्वतमाला पड़ गई, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, ब्लॉक। ब्लॉक इससे इस तरफ से और इस तरफ दोनों साइड से ब्लॉक हो रखी है, बस इतना आप समझ सकते हो, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी है। ये पहले हमने रीड कर लिया। सतपुड़ा पर्वत जो है उसके पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व का इनका जो क्रमांक है वो निम्नलिखित प्रकार से है। जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, मान लो एक पर्वत है, इतना लंबा है, इसके अंदर ना 3 मुख्य श्रेणियां, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 3 होगी। पहली का नाम है राजपीपला, ये है राजपीपला पहाड़ी इधर, ठीक है।
सेकंड का नाम है महादेव पहाड़ी और थर्ड का नाम है मैकाल पहाड़ी। ओके, फर्स्ट का नाम है राजपीपला, सेकंड का नाम है महादेव और थर्ड का नाम है मैकाल पहाड़ी। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसको थोड़ा डीपली जानते हैं। राजपीपला की जो पहाड़ियाँ वो सतपुड़ा पर्वत के पश्चिमी पहाड़ी है। हाँ देखो इस प्रकार, ये कौन सी दिशा है, इस तरफ पश्चिम, ठीक है, और इस तरफ कौन सी है, पूर्व। तो इधर की जो सबसे पहली पहाड़ी है जिसका नाम कौन सी है, राजपीपला की पहाड़ियाँ। ठीक है, और महादेव सतपुड़ा की पहाड़ी जो सतपुड़ा पर्वत पर ही स्थित है। ये पूरा सतपुड़ा था और सतपुड़ा की सेकंड का पहाड़ी कौन सी थी, महादेव पहाड़ी, और थर्ड कौन सी थी, मैकाल पहाड़ी। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि महादेव पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ महादेव पर स्थित है और महादेव मिडल वाली है, मध्य में है। और मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो है अमरकंटक, जो पूर्व दिशा में हुई। अमरकंटक किसकी है, मैकाल की। इधर ये लिख रखा है मैकाल। मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाती है। जो दोनों राज्य, इन दोनों राज्य के मध्य से ये पहाड़ी निकलती है, मैकाल पहाड़ी, जो इन दोनों की सीमा को निर्धारित करती है। ठीक है, अमरकंटक जो चोटी है ना उसके समीप से ही दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, अमरकंटक कहाँ थी, अमरकंटक थी मैकाल की। ठीक है, और महादेव की कौन सी थी, महादेव की थी धूपगढ़। अब अमरकंटक की जो चोटी है ना इसके समीप से, मैकाल वाली के समीप से नर्मदा व सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी तो निकल के चलती है पूर्व की तरफ, और जबकि अपनी सोन नदी है ना, सोन नदी निकल के चलती है ऊपर की तरफ, अर्थात उत्तर दिशा की तरफ। और उत्तर दिशा की तरफ जाते हुए भी यह आगे जाके गंगा नदी में मिल जाएगी। देखो अमरकंटक की सबसे चोटी के समीप से नर्मदा व सोन नदियां निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है। भ्रंश का मतलब होता है घाटी के बीच में से, और खंबात की खाड़ी अर्थात अरब सागर में जाके गिरती है। इस तरफ अरब सागर है और इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो किधर गिरती है, खंबात की खाड़ी, जिसको अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर, और पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, पंचमंडी हिल स्टेशन और पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व धूपगढ़ चोटी पर ही। अब अच्छा, ये धूपगढ़ चोटी कहाँ थी, धूपगढ़ चोटी देखो सतपुड़ा के अंतर्गत ही आती है, जो कि महादेव की पहाड़ी है। और महादेव कौन सा, वो मिडल वाली पहाड़ी, मैकाल थर्ड वाली पहाड़ी है, और इधर वाली पहाड़ी का नाम राजपीपला था। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्य में है। ये छोटी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो सतपुड़ा पर्वतमाला है उसका विस्तार फैला हुआ है। और उसके अंदर भी तीन पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। महादेव की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। अमरकंटक से नर्मदा व ताप्ती निकलती है, नर्मदा पूर्व की तरफ, और उत्तर की तरफ जाती है सोन नदी, ताप्ती में निकलती बोलती है सॉरी, सोन नदी। सोन नदी ऊपर जाके गंगा मिलती है, कहाँ पे, वो भी पटना के अंदर। ठीक है, इतने आपको याद करना था। अब आते हैं नीचे दक्कन के पठार में, जिसके दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक है, दक्कन का मुख्य दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। दक्कन ट्रैप के अंतर्गत देखो इसके सतपुड़ा के ना, देखो दक्कन के पठार की अवस्थिति स्थिति कैसे कहाँ पे है, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी के पश्चिम घाट व पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। देखो इधर तो पश्चिमी घाट है पूरा, और इधर पूर्वी घाट है, तो इसके मध्य में कौन है, दक्कन प्लेट। ठीक है, और इस दक्कन जो प्लेट है ना, उस दक्कन प्लेट को ही दक्कन ट्रैप कहते हैं। अब जो दक्कन का पठार है ना उसके अंतर्गत कुछ पहाड़ी आती है, जैसे हमने सतपुड़ा के अंदर पढ़ा था। आपने बाल घाट के बारे में पढ़ा होगा, और अजंता व एलोरा की गुफाएं होती हैं उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पे है, ये अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के अंदर, बाल घाट की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के अंदर, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के अंदर, और गवीलगढ़ की पहाड़ियाँ। मोस्टली आपको बाल घाट व अजंता की पहाड़ियाँ पूछ ली जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जिसमें जो कि मोस्टली एसएससी व सीजीएल के अंदर ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, बाल घाट की पहाड़ियाँ व अजंता की पहाड़ियाँ। ओके, अब आगे आते हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत ही दंडकरनाय का पठार भी आता है। दंडकरनाय का पठार जो कि मुख्यतः छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य के अंतर्गत है। दंडकरनाय के पठार के अंतर्गत बस्तर का पठार आता है, और बस्तर का पठार ही क्या है, तीन का एकमात्र भंडार है भारत के अंदर, जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, अब आगे आते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट दो घाट है भारत के अंदर। ठीक है, एक इधर का है पश्चिमी घाट और इधर वाला है पूर्वी घाट। इधर वाला ईस्ट है जिसको पूर्वी घाट बोलते हैं, इधर वाला वेस्ट है जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। एक बार इसको क्लियर करते हैं, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पश्चिमी घाट जो पर्वत है ना वो ताप्ती नदी के मुहाने से
शुरू होकर दक्षिण में कैप के मोरिन अर्थात जो कन्याकुमारी है ना, उसको कैप के मोरिन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये जो कुछ देखो, ज्योग्राफी के अंदर सिंपल सी बात है कि आपको कुछ फैक्ट होते हैं वो आपको याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन जो भी करो आपको वो करने ही पड़ेंगे। जिससे कैप के मोरिन है, ये कन्याकुमारी का नाम है। ठीक है, अभी आगे आते हैं पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार। उत्तर से दक्षिण की ओर है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ताप्ती नदी से लग जाओ कन्याकुमारी तक, इसकी हाइट टोटल 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अब पश्चिमी घाट पर्वत को ही सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला है जो हिमालय पर्वतमाला के पर्वत, पठार नहीं बोला, पर्वतमाला, और पश्चिमी घाट पर्वत बोला मैंने, पठार नहीं बोला। ठीक है, दूसरा सबसे लंबा पर्वत है, और जो पश्चिमी घाट पर्वत है उसी को सह्याद्री नाम से जाना जाता है। और ये जो पश्चिमी भ्रंश कगार का निर्माण है, जो इंडियन प्लेट व अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब हमने प्लेट्स पढ़ी थी तो उसके अंतर्गत भी बताया था कि जो इंडिया की प्लेट है ना, वो अफ्रीका से अलग होकर अफ्रीकन प्लेट से टूटी और ऊपर जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई। ऊपर वाले क्षेत्र में तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, और जो नीचे वाला क्षेत्र था इधर लावा होने की वजह से पठार का निर्माण हो गया, जिसको डेक्कन प्लेट बोलते हैं। और इधर वाले क्षेत्रों में जो पर्वत थे ना, हाँ, इनको काट काट के इधर से नदियां बहने लगी। और इधर का जो घाट है ना, आगे वाला हिस्सा, तो इधर क्या हुआ, नदियां अपना तेज पानी इधर लेके आई और इधर वाला जो मिट्टी वगैरह डाल दिया, तो इसकी वजह से घाट का निर्माण हो गया। ठीक है, नॉर्मल सा था। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, सिंपल सी बात है, ऊपर वाले हिस्से की सबसे ऊंची चोटी जो है काल सुबाई है, काल सुबाई। ओके, दोबारा रिपीट करता हूँ, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काल सुबाई। और काल सुबाई की चोटी के दक्षिण में ही कौन सा है, एक घाट पड़ता है जिसका नाम है महाबलेश्वर की चोटी, पश्चिमी घाट पर ही है ये। ठीक है, अगर मान लो इधर, जैसे देखो मैं इधर वो यूज कर रहा हूँ ना मार्कर, तो वहां पे देखो, अगर मान लो इधर काल सुबोई है तो इसके जस्ट दक्षिण में, मतलब थोड़ा सा नीचे, एक और पर्वत चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की चोटी, काल सुबोई चोटी, दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाबलेश्वर और काल सुबोई दोनों चोटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है। अब आगे आते हैं, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। गुजरात राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र 3 क्षेत्रों की पहाड़ियों में पहाड़ियां स्थित है। देखो इससे पहले मैं आपको एक बार ये मैप देख लो, जो यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट के अंदर जो पहाड़ियां हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नदर्न यानी उत्तरी, दूसरा है सेंट्रल अर्थात मध्य घाट, तीसरा है सदर्न वेस्टर्न घाट, मतलब होता है कि दक्षिण का पश्चिमी भाग। ठीक है, और बीच में इनके है नीलगिरी की पहाड़ियां, मतलब इस वाले क्षेत्र में इधर। ठीक है, लेकिन अब जो ये है कि गुजरात के अंदर सौराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र की जो पहाड़ियां है ना, ये इसकी पहाड़ी का कुछ हिस्सा गुजरात के अंदर भी है। ठीक है, और गुजरात के अंदर कुछ पहाड़ियां हैं इसी मतलब इसी पर्वतमाला के अंदर है, कुछ पहाड़ियां हैं जो गुजरात के अंदर है। उसका नाम है गिर की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी, मांडव पहाड़ियां। दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये पर्वत जो माला है ना, इस पर्वतमाला की गुजरात के अंदर कुछ पहाड़ियां, ये गुजरात तक गई हुई ताप्ती नदी के वहां तक। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ पहाड़ियां हैं जिसमें गिर की पहाड़ियां हैं, बारदा की पहाड़ियां हैं और मांडव की पहाड़ियां हैं। गुजरात में गिर की जो अक्षेत्र में है ना, एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर मतलब एशिया भारत के जो शेर होते हैं ना, वो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है, जो कहाँ थी, कालसुबोई के दक्षिण में। ठीक है, पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है, मतलब इस डायरेक्शन में जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट की 2 मुख्य चोटियां, देखो यहाँ तक, एक मिनट में क्लियर करता हूँ, यहाँ तक आपका क्लियर होता है। ठीक है, अब आता है यहाँ तक आपका क्या क्लियर हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के बारे में। नीचे केरल है, मिडल वाले पार्ट के बारे में, मिडल सेगमेंट। ठीक है, इसकी जो 2 मुख्य चोटियां है, एक का नाम है कुदेरमुख और दूसरे का नाम है ब्रह्मागिरी चोटियां। ठीक है, याद करना पड़ेगा, कुदेरमुख चोटी और ब्रह्मागिरी चोटियां। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी चोटी से ही कावेरी नदी निकलती है। देखो अपने जस्ट अभी क्या पढ़ा था, हाँ, इधर से कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। कहाँ से, महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर का महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पे, कालसुबोई से जस्ट नीचे इधर का क्षेत्र। इधर से कौन सी नदी निकलती है, आपकी कृष्णा नदी निकलती है। और अभी आप जस्ट पढ़ रहे हो कावेरी नदी, जो कि कहाँ से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से। ठीक है, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में ये है नदी प्रवाहित होती है, मतलब बहती है। दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर्वत एवं पूर्वी घाट पर्वत दोनों एक दूसरे से मिलकर एक पर्वतीय घाट का निर्माण करते हैं,
जिसको नीलगिरी पर्वतमाला बोलते हैं। देखो इस लाइन को मैं लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि हमारा भारत इस प्रकार है, और इधर पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है। इधर की जो पहाड़ियाँ और इधर की पहाड़ियाँ क्या होती है, एक जगह पे इकट्ठा है। तो जिस क्षेत्र में इकट्ठा है ना, उधर गांठ बनी हुई है। गांठ का मतलब होता है कि बहुत सारी पहाड़ियाँ एक साथ इकट्ठा होगी, तो उसको गांठ बोल दिया। तो उस जो गांठ है ना, उस गांठ को नीलगिरी पर्वतमाला बोला जाता है, या उसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। और जो ये नीलगिरी है ना, इसके अंदर जो सबसे ऊंची चोटी है, देखो कोई ना कोई तो ऊंची चोटी होती है, तो जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है ना, वो है डोडा बेटा। इसका नीलगिरी का। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मगिरी की चोटी जो कि कावेरी नदी वहां से निकलती है, यहाँ तक खत्म होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं ना पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलने पर, जहाँ उस क्षेत्र के अंदर नीलगिरी की पर्वतमाला है, और उसी के अंदर जो डोडा बेटा है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की जो पर्वत है ना, उसका जो विस्तार है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक 3 राज्य के अंदर है। देखो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों के अंदर इसका विस्तार है, इधर वाला, ठीक है। दिख गया। भी नेक्स्ट पे चलते, इधर आगे इधर तक। हाँ, डोडा बेटा दक्षिण भारत के दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पर्वतों में सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है। पर्वत की बात बोली गई तो वो कौन सा है, दक्षिण भारत की बात है, ना कि उत्तर भारत की। उत्तर भारत में तो बहुत सारी हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की कौन सी, डोडा बेटा। जो पर्यटन स्थल है वहाँ ऊटी तथा ऊटक मंडल, जो कि तमिलनाडु व नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। नीलगिरी की जो तमिलनाडु के क्षेत्र में नीलगिरी का क्षेत्र आता है, पर्वतमाला का पहाड़ियों का क्षेत्र आता है, वहां पर ऊटी नामक जो पर्यटन स्थल है वो काफी मतलब अच्छा पर्यटन स्थल है घूमने के लिए। केरल का प्रसिद्ध सदाबहार वन, जो कि नीलगिरी की पहाड़ी के अंतर्गत ही आता है, जिसको साइलेंट वैली या शांत घाटी के नाम से जाना जाता है। देखो मैंने क्या बोला था, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु 3 क्षेत्रों में नीलगिरी की जो पहाड़ियां वो फैली हुई है। और उसमें से तमिलनाडु के अंदर ऊटी जो पर्यटन स्थल है, केरल के अंदर साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली की जो कि अपनी जैव विविधता के बारे में और घने जंगलों के लिए अधिक जाना जाता है। नीलगिरी के दक्षिण में एक पर्वतीय दर्रा है जिसको पाल घाट कहते हैं। किसके, नीलगिरी के दक्षिण में। ये पाल घाट वगैरह मैं आगे जरूर कराऊंगा, ठीक है, अभी आएगा सीक्वेंस में। देखो पाल घाट दर्रा कहाँ पे है, केरल के अंदर। पहले तो ये बात क्लियर कर लिया, ठीक है। पाल घाट दर्रे को स्थानीय रूप से पलकाड़ दर्रा भी कहते हैं, जिसका वहाँ का स्थानीय नेम है। क्या नाम है, पलकाड़ दर्रा। मोस्टली ऐसा पूछ भी लिया जाता है, ठीक है। पाल घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है पाल घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो वो है पलकाड़ दर्रा। पाल घाट दर्रे से होते हुए केरल व तमिलनाडु दोनों राज्यों के को सड़कों एवं रेल मार्ग से जोड़ता है। जो पाल घाट दर्रे का मतलब ही होता है रास्ता, भीड़ा रास्ता, ठीक है। हाँ, वो केरल और तमिलनाडु के बीच में है, ठीक है। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में एक अन्य जो घाट पर्वतों की स्थित है, जिसका नाम है अन्नामुदी पर्वतीय घाट। एक ये और याद करना पड़ेगा, अन्नामुदी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलई, ठीक है। आगे भी आएगा। अन्नामुदी पर्वत घाट 3 दिशाओं से पहाड़ियों से निकली हुई है। उत्तर की ओर से अन्नामलई की पहाड़ियां है, दक्षिण में कार्डमम जिसको इलायची की पहाड़ियां बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी को पालनी पहाड़ियां। देखो मोस्टली आपको अन्नामलई और कार्डमम ये 2 पहाड़ियों के नाम याद करने पड़ेंगे, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, अन्नामुदी पर्वत घाट के अंतर्गत आती है दोनों ही, ठीक है। अन्नामलई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है, ठीक है। मैंने हाँ ठीक है। कार्डमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी व इलामल्ले की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। कार्डमम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पहाड़ी है। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी का नाम क्या है, कार्डमम, जिसको इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अन्नामुदुई चोटी के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तरी पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी है, उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी है, ठीक है। और अन्नामलाई की पहाड़ी किसके अंतर्गत आती है, अन्नामुदुई के अंतर्गत आती है, ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाइकनाल, क्या है, कोडाइकनाल तमिलनाडु राज्य में पालनी पहाड़ियों के अंतर्गत ही स्थित है। पालनी की पहाड़ी पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। कौन सी, पालनी की पहाड़ी। और एक सेकेंड, हाँ इधर पालनी की पहाड़ियां तो तमिलनाडु के अंदर होगी, ये अन्नामलाई और कार्डमम ये केरल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। जबकि अन्नामलाई की पहाड़ी और कार्डमम की पहाड़ी तमिलनाडु व केरल राज्य की सीमा पर स्थित है, दोनों ही बॉर्डर पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत पर जगह जगह पर दर्रे पाए जाते हैं। इन दर्रों से होकर पश्चिमी घाट पर्वत
को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पार करने में सहायता मिलती है। मतलब होता है इन दर्रों की वजह से ही मतलब एक दूसरे के साथ रास्ता बना हुआ है घाट के माध्यम से, ठीक है। अब आते हैं घाट। देखो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, 3 प्रकार के घाट थे। इनमें से आपको घाट याद रखने पड़ेंगे। देखो थाल और भोर, देखो इजी सीक्वेंस ये बनता है कि थाली के अंदर भूरा भूरा, मतलब अगर आपको कुछ याद करना है तो जैसे कि आपने कोई थाली ली, थाली के अंदर आपने किसी चीज रोटी के टुकड़े टुकड़े कर दिया था तो भूरा भूरा कर दिया, हरियाणवी शब्द है भूरा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र के अंदर है और भोर घाट महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। थाल घाट दर्रे से होकर मुंबई और नागपुर की सड़क गुजरती है थाल घाट से, और भोर घाट से गुजरती है मुंबई से पुणे जाने वाली सड़क, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 4 मुंबई से पुणे होते हुए चेन्नई तक पहुंचता है, जो कि भोर घाट से ही होकर क्रॉस होता है, ठीक है। पाल घाट दर्रा नीलगिरी व अन्नामलई की पहाड़ियों के बीचों बीच केरल राज्य में स्थित है। कौन सा पाल घाट दर्रा कहाँ स्थित है? केरल के अंदर, राज्य के अंदर स्थित है। शेनकोटा दर्रा कार्डमम पहाड़ी पर स्थित है। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिण तो पहाड़ी है, इसके ऊपर कौन सा दर्रा है? शेनकोटा दर्रा, जो कि केरल राज्य में स्थित है। केरल सबसे नीचे वाला राज्य इसीलिए। तिरुअनंतपुरम, जो कि केरल की राजधानी से मैदूर जाने वाली सड़क शेनकोटा दर्रे से ऊपर गुजरती है। दर्रे का मतलब मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पतला सा रास्ता होता है पहाड़ों के मध्य से, ठीक है। अब आते हैं हम पूर्वी घाट के ऊपर। देखो पश्चिमी घाट के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो आपको याद करनी है। अगर आपको लगता है कि एक बार में समझ नहीं आता तो आप ना इसको दोबारा देख सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आप इसकी स्पीड को इंक्रीज या इनहेंस, जिसको इनहेंस बोलते हैं, आप वो भी कर सकते हो। और अगर मैं आपको लगता हूँ कि ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ तो आप इसको स्लो भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं पूर्वी घाट, भारत का ये वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पर्वत जो पश्चिमी घाट पर्वत की तरह क्रमबद्ध व नियंत्रित न होकर जगह जगह से कटा हुआ है। देखो एक सीक्वेंस बता देता हूँ, जो इधर से मोस्टली नदियाँ पूर्व की तरफ निकलती है। क्यों? क्योंकि जो भारत का ढाल है ना वो पूर्व की तरफ है, पठार का ढाल। तो इधर से जो भी नदियाँ निकलती है वो लंबा ट्रैवल करके आती है, और ट्रैवलिंग के कारण जो वो अपने साथ गाद मिट्टी पेड़ तलछट लेके आती है ना, वो आसपास के क्षेत्रों में बिछा देती है, जिसके कारण वो पर्वतों को काटती हुई नक्षत्रों के अंदर मैदानी क्षेत्र बनाती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की तरफ है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में अधिकांश नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की तरफ तट की ओर प्रवाहित होती है, जिसमें से महानदी कृष्णा और कावेरी नदी है। गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां, ठीक है। पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों ने पूर्व घाट को जगह जगह से काट दिया। जो आपको बताया कि ऐसे क्रॉस कर रही थी तो जो रास्ते में है उसको काटती हुई चली, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदियां डेल्टा के बीच पूर्वी घाट बिल्कुल समाप्त हो चुका है, घाट तो बिल्कुल बचा ही नहीं, ठीक है। पूर्वी घाट पर्वत को अलग अलग राज्यों में स्थानीय नामों से जाना जाता है। देखो कि एक सेकंड, हाँ देखो, उड़ीसा के अंदर इस पर्वतीय क्षेत्र को किसी और नाम से जाना जाता है, तेलंगाना के अंदर कुछ और नाम होगा, आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ और नाम होगा, तमिलनाडु के अंदर कुछ और नाम होगा। एक ही पर्वत जो है ना पूर्वी, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर नल्ला मलाई, ठीक है, मलाई के अंदर मलाई नाम से जाना जाता है, और पाल कोड़ा, वैली कोड़ा, ये इसके नाम है जो है आपकी पूर्वी जो घाट है उसका, ठीक है, जो पर्वतमाला उसके अंदर। तेलंगाना के अंदर इसी पर्वतमाला को शेषाचलम के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु के अंदर इसको जवादी, शिवराय, पंचामलाई और शिरोमलाई के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नाम थोड़े मुश्किल से है, हार्ड से लगेंगे आपको, क्योंकि ये साउथ के नाम है। तो पहले आंध्र प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? नल्लामलाई, पालकोड़ा व वैलीकोड़ा के नाम से। और तेलंगाना के अंदर है शेषाचलम, तमिलनाडु के अंदर है जवादी, शिवराय, पंचामलाई और शिरोमलाई। तमिलनाडु की पहाड़ियाँ चारकोनाइट चट्टानों से बनी हुई। यहाँ की जो पहाड़ियाँ वो कौन सी? चारकोनाइट से बनी हुई है। नीलगिरी पर्वत समेत तमिलनाडु की पहाड़ियों पर चंदन व सांगोन की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ी 3 क्षेत्रों में फैली है, 3 क्षेत्रों में, जिसमें आपका कर्नाटका, केरल व तमिलनाडु है। और तीनों क्षेत्रों में क्या? सांगोन और इस चीज़ की खेती अधिक की जाती है, चंदन की खेती अधिक की जाती है। तो ये आपके लिए जो चार्ट है वो लगा दिया है, जिसमें आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ या बालघाट, अजंता की गुफाएं, सतमाला, गिरी हिल्स, राजपीपला, ये हिल्स और अबू हिल्स, अरावली रेंज, ये सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप एक बार रीड कर लेना। और आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको
मेरा जो स्टडी है वो आपको समझ आता है, अगर आपको सही लगता है कि हाँ इन्फॉर्मेशन राइट है, सही है, तो आप जो भी मेरा सेशन है उसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसलाइक कर सकते हो। हाँ, बट कोशिश करना कि कमेंट करके आप मेरे को ये बता दो कि इसके अंदर क्या गलती है, क्योंकि मैं आगे उसको और ज़्यादा ठीक कर सकूँ। आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है, स्टडी मटेरियल मटेरियल ठीक है। इतना मटेरियल आपको कोई भी मुफ्त में प्रोवाइड नहीं करता है। हाँ, वीडियोज़ है, कोई भी जिसके आप सेशन खरीदते हो ना, ये सेशन मैं पढ़ चुका हूँ, उसके बाद आपको ये पढ़ा रहा हूँ, वो भी मुफ्त में। तो कोशिश करना, अगर आपको मेरे जो पीपीटी के अंदर कोई कमी लगती है तो आप मुझे उसको ज़रूर बताएं, ठीक है? थैंक यू फॉर ऑल।